बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अभी तक हमने बी पोएम्स पढ़ी हैं। बी पोएम्स के अंदर हमने वो भी हाईली कन्फेशनली थी, लेकिन उसके अंदर वो जो बी पोएम्स थी वो सिल्विया प्लाथ की आफ्टर सेपरेशन उसने अपनी सुसाइड से पहले लिखी। उसके अंदर हमने थीम ऑफ एक्सप्लोरिंग सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, वो एक विमेनहुड की बात करती है, वो जो है सेल्फ आइडेंटिटी की बात करती है, विमेन क्राइसिस की बात करती है, विमेन की प्लेस इन सोसाइटी की बात करती है, फिर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करती है कि जब एक जो सोल है वो फ्री जीना चाहती है और सोसाइटी उसको एंट्रैप कर देती है तो क्या होता है, और एक इंसान जो है जब एक सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता तो क्या होता है। और हमने उसके अंदर देखा कि जितनी भी उसकी थीम्स थी, पोएम थी, एट द एंड थीम ऑफ डेथ हैज प्रिवेल्ड इन ऑल द बी पोएम्स। उसकी जितनी भी पोएम्स थी वो थीम ऑफ डेथ और थीम ऑफ सुप्रेशन और पेट्रियार्चल सोसाइटी, ये सब उसमें थी। फिर जो है अब यहाँ पे हम बात करते हैं मॉर्निंग सॉन्ग की। मॉर्निंग सॉन्ग मैम मैम आपको मेरी आवाज आ रही? अच्छा, उसके बाद जो है अब हम सिल्विया प्लाथ की जो मदर पोएम्स हैं हम उनकी बात करते हैं, जिसमें हमारी लास्ट 2 पोएम्स हैं मॉर्निंग एंड यू आर, जिसमें हम मदरहुड की बात करेंगे, हम विमेनहुड की बात करेंगे। हम इसके अंदर जो बेसिक थीम है ना, दैट इज द लव रिलेशन, ठीक है। जो पहला ही जो थीम यहाँ पे एलिब्रेट होती है दैट इज द लव रिलेशन बिटवीन बेबी एंड अ मदर। तो मदरहुड के ऊपर अब वो बात करेगी एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ, और वो फिर अब आपको ये सॉरी शी हैज गिवन बर्थ टू अ न्यू बॉर्न बेबी, और न्यू बॉर्न बेबी के बाद अब उसकी क्या फीलिंग्स है वो बताती है। और मॉर्निंग सॉन्ग जो है वो ओपन होता है विद अ डिलाइटफुल इमेज, जिसमें वो कहती है कि लव सेट्स यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच, ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और फिर सारी आगे जितनी भी इमेजरी है, जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से देखती है और फिर माँ के मुंह से अजीब अजीब से वर्ड्स निकलते हैं, प्यार भरे वर्ड्स निकलते हैं, सेम इज द केस हियर। मॉर्निंग सॉन्ग में भी सिल्विया प्लाथ जो है अपनी पोइट्री के थ्रू एक मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप दिखाएगी, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। जो कि बस ये बड़ा ही प्यारा एक रिश्ता होता है बेटा, मदर एक और बच्चे का एक जो रिश्ता होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ के बॉडी के पार्ट का हिस्सा होता है। दैट्स वाई उसके अंदर उसके दिल में जो मोहब्बत होती है, जब वो अपने बच्चे को देखती है, वो अपने बच्चे की स्माइल को फील करती है, उसका बच्चा इवन सो भी रहा होता है तो उसको उस पर बड़ा प्यार आता है। तो ये सारी ही चीजें वो थ्रू इमेजरी, थ्रू नेचुरल इमेजरी एंड थ्रू मेटाफिजिकल इमेजरी वो आपको शो करेगी कि वो क्या है। मॉर्निंग सॉन्ग इज वन ऑफ द सेवरल पॉइंट्स बाय सिल्विया प्लाथ रोट कंसर्निंग प्रेगनेंसी, बर्थ एंड मैटरनल फीलिंग्स, ठीक है। और किस सेंस में ये लिखा गया है, प्रेगनेंसी, बर्थ और मैटरनल फीलिंग, मैटरनल एक माँ की जो फीलिंग्स होती हैं उस पे वो लिखा गया। अच्छा, फिर जो है it is a short poem that highlights the confused reaction of the mother, the speaker Plath, as she tend to need of her new baby। और फिर जो है ये शॉर्ट सी पोएम है जो हाईलाइट करती है कंफ्यूज से रिएक्शन ऑफ अ मदर को, कि स्पीकर जो प्लाथ है वो एक न्यू बेबी जो है जब उसको मिलता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है। वेल नोन फर्स्ट लाइन typifies the poem love set you going like a fat gold watch। शुरू में ही वो जो है थीम ऑफ लव एलाबरेट होती है। The poem first word love is what we often associate with bond between mother and a baby, a new life created through parents' love for one another, through conception and on into the actual birth and beyond. Mother's love is traditionally especially powerful and strong. Yet a complication arise. Yet complication arise so typical of Sylvia Plath as the poem progresses. There is love, yes, but there is also doubt, darkness and distance. ठीक है, जब बच्चा आता है दुनिया में तो जितना माँ उससे प्यार करती है उतने ही उसके बारे में डाउट्स जो हैं वो पैदा होते हैं, माँ के दिल में कुछ खदशात पैदा होते हैं कि अब इस बच्चे का आगे फर्दर क्या, उसके फ्यूचर के बारे में माँ बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होती है। द स्पीकर सीज द बेबी एज अ थिंग
और वो उस अपने बच्चे को क्या किसके साथ कंपेयर करती है मेटाफोरिकली, एक वॉच के साथ, एक स्टैचू के साथ, एंड हरसेल्फ एज अ क्लाउड शी attempts to put her experience as a mother into perspective, और अपने आप को वो एक क्लाउड कहती है जिसका साया उसके बच्चे पे पड़ता है। और with its unusual metrical rhythm, use of simile and juxtapose element, this opening line begins with the idea of love being undermined by comparison of a baby to a watch, a timepiece, a thing, albeit precious। ठीक है, और वो कंपेयर करती है बेबी को एक वॉच के साथ, एक टाइम पीस के साथ, a thing, albeit precious। This dually exists throughout the poem, each of 6 stanzas focusing on different aspects of mother's internal responses to the demands of the newborn। The main themes are, अब ये इसकी बेटा मेन थीम्स हैं, अब आप लोगों ने किस तरीके से एलैबोरेट करना है, दैट इज द वे। ठीक है, यहाँ तक मेन इसका समरी हो गई। ये इसकी मेन थीम्स हैं, एक एक थीम के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसके अंदर इमेजेस ऐड करते हैं जो इस पोएम के अंदर, आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाएगी। उसके बाद फाइनल जो आपका पैराग्राफ होगा वो इमेजरी और जो उसकी लिटरेरी टर्म्स एंड फाइनल कंक्लूजन, दैट्स ऑल। ये होता है जनाब सिंपल क्रिटिकल एप्रिसिएशन का तरीका। तो इसकी जो मेन थीम्स है वो है मदरहुड, सेपरेशन, क्वालिटी ऑफ टाइम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। As with many of Plath's poem, metaphor and powerful language play major roles, expanding the deepening experience for the reader। और विद मैनी ऑफ लास्ट पोएम ये जो मेटाफर और पावरफुल लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा रोल, मैंने कहा ना लास्ट आपका क्या होगा, मेटाफर्स, इमेजरी और पावरफुल लैंग्वेज जो कि वो यूज करती है। एट द एंड आपने ये आउटलाइन बनानी है और आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है। इट्स स्पेशली रिवार्डिंग टू रीड ऑल ऑफ सिल्विया प्लाथ मदरहुड पोएम्स एज अ होल because they give up an unprecedented insight into her psychic reaction to being a mother। Morning Song was written in February 1961, inspired by her firstborn Frida। ठीक है, उसकी पहली बेटी जो है वो फ्रीडा थी। ठीक है, और वो बड़ी उससे इंस्पायर हुई, सारी बात ऑब्वियसली पहला बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अराइविंग इन अप्रैल 1960, the previous year and a half had been tricky, she went through miscarriage and subsequent emotional uncertainty। The poem was first published in May 1961। The Observer was the first poem in her book Ariel, out in 1965, arranged by Ted Hughes 2 years after her death। अब यहाँ पे देखें, स्टार्ट करते हैं अब हम पोएम का टेक्स्ट। सबसे पहले 6 स्टैंजा पोएम है। ठीक है, फ्री वर्सेस इसके अंदर यूज हुई है। फ्री वर्स क्या होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम सेम नहीं होती, वॉच, क्राई, एलिमेंट्स, इसको हम फ्री वर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये पूरी फ्री वर्स है। और मॉर्निंग सॉन्ग रिप्रेजेंट करता है, लिख लें क्लास, मॉर्निंग सॉन्ग रिप्रेजेंट्स अ यंग डिवोटेड मदर not only metaphorically but also biologically related to her own child, and also biologically related to her own child। She is a new mother and that is not an easy task। Not only metaphorically but also biologically related to her own child। फिर वो जो है मॉर्निंग, उसके बाद न्यू मदर जो है वो यहाँ पे शो की जाती है, जो कि नॉट एन इजी टास्क, दैट इज अ 24 आवर्स ड्यूटी। And here she compares her mother as a cloud। एक पॉइंट और लिखें, वो इमेजेस शी सॉरी इमेजेस फ्रॉम नेचर। ठीक है, वो इस पोएम के अंदर इमेजेस लेती है नेचर से। एंड देयर इज द थीम ऑफ लव, जो कि पहले ही हमारे पैराग्राफ के अंदर होती है। वो यहाँ पे कहती है लव सेट्स यू गोइंग लाइक अ फेड गोल्ड वॉच। वो कहती है ये जो थीम ऑफ लव पहले ही वो कहती है कि ये लव जो है सेट्स यू गोइंग लाइक अ फेड गोल्ड वॉच, कि यू वर डेवलप्ड इन ग्रेट केयर, और तुम जो हो बिल्कुल एक फैट गोल्ड वॉच की तरह हो। द मिडवाइफ स्लैप्ड योर फुट सोल। जब बच्चा पैदा होता है, मिडवाइफ कहते हैं वो औरत जो कि बच्चा पैदा करवाती है, जिसको हम दाई भी कहते हैं।
तो वो कहता है कि वो जो कहती है कि मिडवाइफ जो है वो तुम्हारे फुट सोल को स्लैप करती है एंड योर बॉल्ड क्राई टुक इट्स प्लेस अमंग द एलिमेंट्स। और तुम्हारी वो जो एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है वो जो वहां पे जो दाई होती है या सिस्टर होती है या नर्स होती है या मिडवाइफ होती है वो क्या करती है, वो बच्चे को ना उसके पैर को जोर से, अगर बच्चा नहीं रोता तो उसके पैर पे जोर से मारा जाता है, फिर वो बच्चा बहुत जोर से रोता है तो उससे उसके लंग्स खुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एक ना खुशी की लहर सी दौड़ जाती है उस पूरे रूम के अंदर। तो वो कहते हैं टुक इट्स प्लेस अमंग द एलिमेंट। और तुम्हारी वो जो बॉल्ड क्राई है उसने तमाम एलिमेंट्स के ऊपर, वो बॉल्ड क्राई जो है, वो जो हैवी क्राई है वो वहां पे हावी हो गई उस तमाम रूम के अंदर, या उस तमाम सिचुएशन में। हर चीज जो मेन चीज थी जो कि एक हैप्पीनेस का बायस बनी, वो एक बॉल्ड क्राई थी जो कि डोमिनेट कर गई ओवर दैट होल सिचुएशन या जो भी है। तो वो कहती है कि लव सेट यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच, कि यू आर जस्ट लाइक अ, मेटाफोरिकली वो अपने बच्चे को क्या कहती है, वो उसको फैट गोल्ड वॉच कहती है। तो मेटाफोरिकली शी इज कंपेयरिंग हर चाइल्ड, हर न्यू बॉर्न बेबी विद अ फैट गोल्ड वॉच जो कि गोल मटोल सा है, प्यारा सा है। आवर वॉइसेस इको मैग्नीफाइंग योर अराइवल। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है अचानक से सब लोग शोर मचा देते हैं, जैसे हमारे भी होता है जी मुबारक हो जी बच्चा पैदा हो गया ये वो। तो वो कहती है आवर वॉइसेस इको मैग्नीफाइंग योर अराइवल, और हमारी आवाजें गूंज उठी और जो कि मैग्नीफाई कर रही थी कि तुम्हारी आमद हो गई है, कि यू आर नाउ इन दिस वर्ल्ड। न्यू स्टैचू इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम, योर नेकेडनेस शेडोज आवर सेफ्टी। फिर वो अपने बच्चे को, नेक्स्ट इमेज क्या है, न्यू स्टैचू, वो अपने बच्चे को कहती है तुम एक न्यू स्टैचू है। और स्टैचू दैट इज सो अट्रैक्टिव कि तमाम, जैसे एक इतना स्टैचू इतना अट्रैक्टिव कि उसको जैसे किसी ड्राफ्टी, अगेन एन इमेज, ड्राफ्टी म्यूजियम में रखा हुआ और लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और तुम्हारी जो नेकेडनेस है वो शेडो करती है हमारी सेफ्टी को। सेफ्टी मीन्स कि उनको यकीन हो गया कि उनका बच्चा सही सलामत दुनिया में आ गया। वी स्टैंड राउंड ब्लैंकी एज वॉल, और हम सब जो है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है सब उसके इर्द गिर्द जो है वो राउंड सर्कल में खड़े हो जाते हैं। आई एम नो मोर योर मदर। वो कहती है पहले तो भाई तुम मेरे जिस्म का हिस्सा थे, अब मैं तुम्हारी मदर नहीं, यानी कि नो मोर योर मदर मीन्स कि अब तुम, पहले तुम मेरे जिस्म का हिस्सा थे जब मैंने तुम्हें 9 मंथ्स अपने पेट में रखा, लेकिन अब तुम मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं हो। देन द क्लाउड दैट डिस्टिल्स द मिरर टू रिफ्लेक्ट्स इन ओन स्लो। वो कहती है अब मैं तुम्हारी मदर नहीं बल्कि वो क्लाउड हूँ जो डिस्टिल करता है एक मिरर को अपने ही स्लो एफेसमेंट एट वाइंड्स हैंड, अपने ही स्लो रिफ्लेक्शन को। एक मिरर है जो कि अब क्या है, वो कहती है देन द क्लाउड, शी कंपेयर्स हर रोल एज अ मदर एंड क्लाउड। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं अब वो क्लाउड हूँ जो कि डिस्टिल करता है एक मिरर को, कि वो अपना ही स्लो एफेसमेंट, अपना ही इमेज जो है एट द वाइंड हैंड, वाइंड ऑफ द बेबी, उसको शो करे। एफेसमेंट कहते हैं टाइम, जैसे टाइम पुलिंग कहना या वक्त गुजरने के साथ साथ। तो वो कहती है कि मैं अब मैं मदर नहीं हूँ बल्कि अब मैं वो क्लाउड हूँ जो कि एक डिस्टिल करता है उस मिरर को, मिरर टू रिफ्लेक्ट इट्स ओन स्लो अपेसमेंट एट द वाइंड हैंड। वो क्लाउड जो है वक्त के धारे के साथ गुजरता चला जाता है, इज इक्वली योर मदर, जो कि तुम्हारी मदर होगी। यानी कि अब जो मेरी रिफ्लेक्शन है वो तुम्हारे अंदर नजर आएगी और मैं जो हूँ उस क्लाउड की तरह हो जाऊंगी कि जो जब हवा चलेगी तो वो तुम्हें तुम्हारे साथ साथ चलेगी। यानी कि वक्त के साथ साथ भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही है, चाहे जिस तरह का भी वक्त हो। ऑल नाइट यूर मौत ब्रेथ। और वो कहती है सारी रात तुम्हारी वो जो मौत ब्रेथ, यहाँ पे मौत बेसिकली एक कीड़े को कहते हैं, ठीक है, मौत जिसे कहते हैं। वो मौत ब्रेथ उसको क्यों कह रही है, वो कह रही है तुम्हारी जो सांसों की आवाज आती है, फ्लिकर्स अमॉन्ग द फ्लैट पिंक रोजेस, तुम्हारे फ्लैट पिंक रोजेस, वो किसको कह रही है, उसके लिप्स को कह रही है। अगेन एन इमेज, मोथ ब्रेथ, अगेन अ नेचुरल इमेजरी। तो वो कहती है कि ये जो मोथ ब्रेथ है, वो जो सांसें हैं तुम्हारी, वो फ्लिकर होती है तुम्हारे फ्लैट पिंक रोजेस से, यानी कि तुम्हारे लिप्स से। आई वॉन्ट टू, आई वेक टू लिसन, और मैं जाग जाती हूँ और मैं उसको लिसन करती हूँ। अ फारसी मूव्स इन माई एयर, जैसे वो अपने बच्चे के ब्रेथ को कंपेयर करती है फारसी। वो कहती है जिस तरीके से समंदर की, जैसे वो कहती है ऐसे लगता है जैसे दूर कहीं एक समंदर की लहरों की आवाजें हैं जो मेरे कानों में गूंज रही हैं। वन क्राई एंड आई स्टम्बल फ्रॉम बेड।
अब वो बता रही है द ड्यूटी ऑफ अ मदर कि एक क्राई होती है और वो बेड से उठ खड़ी होती है, काउ हैवी एंड फ्लोरल। और फिर जो है काउ हैवी वो क्यों कह रही है कि बच्चा जब रोता है तो माँ उठ खड़ी होती है, काउ हैवी एंड फ्लोरल, यानी कि वो कहती है कि काउ हैवी यानी कि शी इज रेडी टू फीड हर बेबी, एंड फ्लोरल इन माय विक्टोरियन नाइट गाउन, और फ्लोरल आई एम रेडी, आई एम, मतलब वो कहती है कि अब मैं डिवोशन ऑफ अ मदर की वो बात कर रही है कि वो उसकी जो बच्चा है, आई सीम काउ हैवी एंड आई गेट आउट ऑफ माई बेड एंड स्टम्बल टुवर्ड्स यू एज जस्ट अ सिंगल क्राई, तुम्हारे लिए उठ खड़ी होती हूँ, ठीक है। और फिर वो क्या कहती है, योर माउथ ओपन्स क्लीन एज कैट, और वो कहती है वो बच्चा जब दूध पीने के लिए उठता है तो वो कहती है तुम्हारा माउथ ओपन होता है जैसे एक कैट का हो। तो वो अब किसके साथ अपने बच्चे को कंपेयर करती है, एक कैट के साथ, मेटाफोरिकली वो उसको कंपेयर करती है। द विंडो स्केयर वाइटन्स एंड स्वेलो इट्स डल डार्कनेस, वो कहती है आहिस्ता आहिस्ता, वो रात की बात बताती है, वो कहती है फिर विंडो का जो स्केयर होता है वो वाइटन यानी कि सुबह होना शुरू होती है, और स्वेलो इट्स डल स्टार्स, और वो जो रात डल स्टार्स यानी कि रात के सितारे, उनको खत्म कर देता दिन का उजाला। यानी कि वो बता रही है कि सारी रात मैंने अपने बच्चे के साथ जाग के गुजारी है, एंड नाउ यू ट्राई योर हैंड्स ऑफ नोज। अब वो बाकी मदर्स को और बाकी लोगों को ये चैलेंज करती है, शी इज चैलेंजिंग द न्यू मदर्स कि दैट इज नॉट सो इजी टास्क कि हमें सारी रात जागना है, हमें अपने बच्चे को पालना है। वो कहती है अब ये न्यू मदर्स को, जो कि अभी मदर्स नहीं बनी और न्यूली वेड्स हैं, वो उसको कहती है कि भाई ये बहुत मुश्किल टास्क है, जैसे मोस्टली खवातीन बता रही होती हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है बच्चे पालना। तो वो कहती है नाउ यू ट्राई योर हैंड फुल ऑफ नोट्स, कि अब तुम लोग ट्राई करो द क्लियर क्लियर वॉवल्स राइज लाइक बलून्स। और ये जो क्लियर वॉवल्स हैं यानी कि उसकी जो मर्मरिंग है, उसके बच्चे की जो बैबलिंग है, उसके क्लियर वॉवल्स हैं वो बलून्स की तरह निकलते हैं। बच्चा करता है ना वो, that is just it is morning and you start crying and babbling in clear vowels the very few balloons like song। वो अपने बच्चे की क्राई को भी क्लियर वॉवल्स कहती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली माँ को बच्चे की हर हरकत प्यारी लग रही होती है, और वो उसको वो कहती है कि, और सिमिली वो कौन सी यूज करती है, क्लियर वॉबल्स राइज लाइक बलून, यानी कि उसकी जो क्राई है जो वो मॉर्निंग में उठता है वो भी, वो कहती है कि माँ और बच्चे का ताल्लुक कितना खूबसूरत है। ऑब्वियसली हम लोग वैसे तो नहीं उठते ना, लेकिन बच्चे की खातिर हम उठ जाते हैं। हम नमाज के लिए नहीं उठेंगे फजर की, लेकिन बच्चे के लिए हम उठ जाते हैं। तो दैट इज द थिंग, वो बता रही है कि भाई माँ ऐसी होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इसका एनालिसिस देख लेते हैं। मॉर्निंग सन एनालिसिस स्टेंजा बाय स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, फर्स्ट लाइन encapsulates so much of this poem. The speaker is referring direct to the baby. Love sets you going and is a tender emotional start. Here is a child that will alter the speaker approach to time, initiated through an act of love. Yet, thus the baby may be thought of as a precious timekeeper. The smile acts in two different directions, creating a tension that carries on throughout the poem. Sorry. तो वो जो है, क्योंकि वो एक प्रीशियस टाइम कीपर, वो शुरू में ही कहती है ना कि वो जो है फैट गोल्ड वॉच है, तो वो कहती है कि भाई ये जो है ना एक टाइम कीपिंग, जो उसको वो वक्त के साथ जो उसको वो कंपेयर करती है, तो वो जो सिमिली एक्ट्स इन टू डिफरेंट एक्शन क्रिएटिंग अ टेंशन दैट कैरीज ऑन थ्रू आउट द पोएम। द बेबी इज बीइंग लिंक्ड टू एन ऑब्जेक्ट, अ वॉच, which suggests that something mechanical is the product of love making. The reader is a witness to the birth of an entity and that has been wound up and will now become the focus of mother's life, taking away the life। और reader जो है witness है to the birth of an entity that has been wound up and now will become the focus, कि अब ये बच्चा जो होता है ना वो माँ का फोकस, माँ टोटली फोकस्ड होती है अपने बच्चे की तरफ, ठीक है। और ऑब्वियसली जब बच्चा उसकी गोद में आता है वो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रही होती है। आप नॉर्मली देखते हो कि फेसबुक के ऊपर माओ ने अपने बच्चों की छोटी छोटी हरकतों की तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, तो बेसिकली वो इतना ज्यादा बच्चे की तरफ हो जाती हैं, जैसे कहना चाहिए फोकस्ड हो जाती हैं, टेक अवे द टाइम, और वो वक्त गुजरता चला जा रहा है। देयर इज द मिड बाय ब्रिंगिंग बेबी इनटू द रियल वर्ल्ड विद अ स्लैप। The ball cry is personalized and become a primitive, basic addition to life elements. This could mean the four elements of earth, air, water, and fire, more or general the weather.
It is more likely the form, as Plath was a keen enthusiast for the occult astrology in particular. Second stanza में वो क्या कहती है? So the baby is born with a cry which has an effect on parents who reciprocate, enlarging the effect instinctively. Again, note the personal juxtaposed with impersonal. कि personal जो है impersonal के साथ juxtapose होता है जब वो कहती है our voices echo magnifying your arrival. New statue. The stanza is most heavily punctuated. There are punctuation हुई हुई है इसमें बहुत ज़्यादा. Full stop, commas. This stanza is most heavily punctuated. There are several pause for the reader which reflect the speaker's near shock at what has arrived. Not only is the baby a watch, but is now a statue, something round, around which people stand and study. It is a mere body. And to complete the image, the statue is in a drafty museum, which conjures a quite dark and strong feeling. ठीक है, अब वो जो है उसको स्टैच्यू को कंपेयर करती है, वो कहती है कि ये स्टैच्यू कहाँ पे है, एक ड्राफ्टी म्यूजियम में है जिसको which conjures a quite dark and cold feeling. Is the room so old and cold? Is the speaker referring to the house, or is it simply a question of reinforcing the metaphor? This emphasizes on baby being a thing distances the mother. बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है माँ से वो दूर होता जाता है. Undermines the instinctive word but objectifies the whole experience. वो undermine करता है instinctive word को लेकिन objectify करता है whole experience को. Stanza reflect करता है mother's misgiving domestic metaphor replacing homely tenderness and love. ठीक है, और स्टेंजा क्या रिफ्लेक्ट करता है? मदर की मिसगिविंग, उसके डोमेस्टिक मेटाफर जो कि रिप्लेस करते हैं होमली टेंडरनेस एंड लव. ठीक है, ये माँ ही होती है जो घर में बच्चे को इस तरीके से टेक केयर करती है. सो द बेबी नेकेडनेस इज नॉट समथिंग टू बी वेलकम, इट शैडोज एंड अनसेटल्स द मदर एंड अदर पेरेंट्स फैमिली डोंट रियली नो हाउ टू रिएक्ट, दे आर लाइक वॉल्स. ठीक है, बाकी सारे कोई भी आपका बच्चा नहीं संभालता, हमने अपने बच्चों को खुद ही संभालना होता है. ठीक है, हमें किसी से भी ये जो है वो कहती है कि भाई बाकी सारे वक्ती तौर पे बच्चे को देखने आते हैं, बच्चे से प्यार करते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं. एक माँ होती है जो बच्चे के साथ रह के 24 घंटे और उसकी देखभाल करती है. ठीक है, द आइडिया ऑफ पर्सनल versus the impersonal is repeated. The private space is almost violated by baby, whose presence now allows for public security. Third stanza देख लेते हैं. The speaker become directly first person. I am no more your mother. In a stanza that has two enjambed lines. दो enjambed line है मिली हुई, making this one complete sentence, the only one in the poem. This is both denial and a metaphorical distancing. By becoming a cloud, the mother speaker is saying that she is vessel, a vehicle, only a natural courier who disappears or is thinned out. ठीक है, माएँ एक वक्त तक बच्चों के साथ रहती है, बच्चे एक वक्त तक माओ के साथ रहते हैं. Note the term cervical effacement during the actual birth process. This is quite an image. ठीक है, जो बच्चे को अलहदा कर दिया जाता है माँ से, आपको पता है कि एक कॉर्ड होती है जिसको काटा जाता है और फिर वो बच्चा माँ की बॉडी से अलहदा कर दिया जाता है. Or this is quite an image. The cloud distills a mirror, takes out the essentials to reflect its own demise as the wine kept up. और वो जो है अब अपने आप को एक क्लाउड कहती है जो डिस्टिल करता है एक मिरर को, टेक्स आउट द एसेंशियल्स टू रिफ्लेक्ट इट्स ओन डिमाइज. जैसे वाइंड्स गेटअप होती है, द वाइंड्स ऑफ चेंज, द क्लाउड वी फेट इटसेल्फ, द चाइल्ड अ मिरर इमेज ऑफ द मदर who essentially fades into the background. Stanza 4 में breath of baby is moth bread, light of the night soft. ठीक है, रात में वो कहती है कि वो बिल्कुल मौत ब्रेड यानी कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे उसकी सांसों की आवाजें आती है. एंड इट इज आउटडोर्स, perhaps in the garden. This could be the speaker listening to the baby as it breathes, but thinking of the flowers in the night garden where moths fly. This is very feminine stanza which also take reader out of museum, room, house and into natural environment. Again, this is separation through distance. Mother hears the sea as she listens to her baby and reinforces the idea that for the closeness and intimacy, there is expansion of relationship. Fifth stanza hai, the speaker is brought back into the real world via cry and instinctive reaction to the baby. She is cow heavy, feeling slow, grounded, an image that is almost comical, especially when the full floral Victorian nightgown is added to the mix.
She stumbles, is clumsy. Together with Mothra, the baby's mouth open like a cat. और सिक्स स्टेंजा के अंदर जो है वो अगेन स्पीकर जो है रीड आउट करता है इनटू स्टारी नाइट स्काई कि भाई सारी रात जो है वो अपने बच्चे की वोवल स्पीच को सुनती रही जो कि बिल्कुल बलून लाइक बलून राइसन की तरह है। बच्चे की ये जो रोने की आवाज होती है ना वो भी माँ को बड़ी प्यारी लगती है कि भाई मेरा बच्चा रो रहा है, वो उठ गया है। दिस लास्ट इमेजेस is less dark and some previous. Here is mother overlooking the baby as attempt to speak. ये भाई आज की मदर्स की बात नहीं हो रही, ये पुराने दौर की मदर्स की बात हो रही है जिनको अपने बच्चों का रोना बड़ा अच्छा है। आज की मदर्स कहती हैं हाय बच्चे, हाय बच्चे। ठीक है, आज की मदर्स को भी अच्छी लगती होंगी रोने की आवाजें, लेकिन वो हाय बच्चे बहुत करती हैं। ठीक है, और सिंग्स और the baby speech is experience has singing whistling back to the title. The comparison with balloons suggesting lightness, playfulness, things that leave the earth. अच्छा जी, उसके बाद ये एनालिसिस देख लेते हैं और इसमें जो इन्होंने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो आपको बता देती हैं यहाँ पे। व्हाट इज टर्सेट? टर्सेट इज 3 लाइन स्टेंजा को कहते हैं। ठीक है, जो भी 3 लाइन स्टेंजा होगा उसको हम टर्सेट कहते हैं। कॉपलेट 2 लाइन स्टेंजा को कहते हैं। ठीक है, और क्वार्ट्रेन जो है वो 4 लाइन स्टेंजा को कहते हैं। ठीक, तो सेसेट जो है वो 6 लाइन स्टेंजा को कहते हैं, और इसी तरीके से ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन स्टेंजा को कहते हैं। अब ये जब मैं आपको पोइट्री पढ़ाऊंगी ना, क्लासिकल पोइट्री, फिर मैं आपको मजीद बताऊंगी कि ये बेसिकली क्या होते हैं। यहाँ पे फिर वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये टर्सेट है, दैट इज द 3 लाइन स्टेंजा, तो इसको हम स्टेंजा पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो टर्सेट है, 3 लाइन स्टेंजाज हैं, मेकिंग 18 लाइंस इन टोटल, यानी कि टोटल 6 स्टेंजाज हैं, फ्री वर्स पोएम है। There are number of literary devices employed, namely alliteration. Alliteration कहते हैं repetition of words को, repetition of vowels को, ठीक है, repetition of consonants को। ठीक है, consonants, vowels and repetition of words जो है वो जो है उसको हम कहते हैं ये alliteration है। Let's see. When 2 or more words are close together in a line and begin with the same consonant, they are said to be alliterative. This adds text and odd phonetics can occur. For example, our safety, we stand no more. Your mother flickers among the flats, clean as a cat. अच्छा, इसमें देखिए ए साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। सेफ्टी, स्टैंड, मदर, फ्लिकर, अमोंग में, और फिर क्लीन एज अ कैट, कैट में भी ए साउंड। तो इसमें क्या होता है, एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स या रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने एक पोएम के अंदर पढ़ा था ना कि फियर फियर फियर, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को भी एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन जो है वो 4 काइंड्स की होती है। नंबर 1 रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, नंबर 2 रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स, नंबर 3 रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। लाइक यहाँ पे देखें, मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। ये जो एफ है ना एक ही लाइन में, फ्लिकर्स में फर्स्ट साउंड and then this is the first sound. ठीक, तो that is the repetition of consonants. ठीक, तो हम क्या कहते हैं इसी तरीके से म साउंड देखें कितनी दफा हुई है रिपीट। इस लाइन में देखें उसने क्या किया, उसने म साउंड को रिपीट कर दिया। ठीक, मोर योर मदर, फ्लिकर अमोंग द फ्लैट, क्लीन एज अ कैट। तो कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, क्लीन एज अ कैट। तो ख साउंड इधर रिपीट हो रही है। ठीक है, आवर सेफ्टी एंड वी स्टैंड। स साउंड, देन म साउंड, मदर, मोर योर मदर। तो ये किस लिए होती है, ताकि एक रिदमिक पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके एक पोएम के अंदर। इसको कहते हैं एलिट्रेशन। इसी तरीके से नाउ लेट्स सी, एक और भी एलिट्रेशन है, एम ओ, म दोनों में म साउंड रिपीट हुई है। इसी तरह ओ, वॉवल्स। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो ठीक, तो ये क्या होता है, ये रिपीटेटिव साउंड्स होती है। इसी तरह यहाँ पे ए साउंड जो है, एस कैट, एस, ए एंड देन अगेन ए। ठीक,
तो इसको हम कहते हैं कि ये रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है, और रिपीटेशन ऑफ साउंड से जो है वो क्या होता है, ये रिदमिक पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस होता है। और एक और भी ये एलिट्रेशन होती है, वो होती है रिपीटेशन ऑफ एस साउंड। ठीक है, उसमें एस साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। वो जब मैं आपको टेड ह्यूज की पोएम्स पढ़ाऊंगी, मैं उसमें दिखाऊंगी आपको इसने कितने ज्यादा, ये अभी इलिट्रेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये कोई एलिट्रेशन नहीं है। अभी जो आपकी पार्ट 2 में एलिट्रेशन आएगी ना, मैं आपको वहां पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक ही लाइन में जो फ साउंड होगी वो 5 टाइम्स रिपीट हुई हुई होगी, एक ही लाइन में जो ब साउंड होगी वो 4 दफा रिपीट हुई होगी। तो इस तरीके से जैसे मोर योर मदर, फ्लिकर्स अमॉन्ग द फ्लैट, क्लीन एज कैट, तो इसमें क्या है, एक एक लाइन के अंदर दो दो जो है साउंड्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं विद अ वॉवल साउंड, एक कॉन्सोनेंट एंड देन अ वॉवल। तो फिर क्या होता है, हम इसको कहते हैं दैट इज द इलिट्रेशन। इसी तरीके से पोइट जो है जब एक थीम के ऊपर एम्फेसिस करता है, जैसे जो प्रीवियस हमने पोएम पढ़ी द बी मीटिंग, उसके अंदर वो कहती है फियर फियर फियर, तो फियर इज बेसिकली द इलिट्रेशन बिकॉज दैट इज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स। अब समझ आई कि रिपीटेशन एलिट्रेशन 4 तरह की होती है। नंबर 1 रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, नंबर 2 रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, नंबर 3 रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड, ठीक है, जिसको हम एजोनेंस कहते हैं। रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड को एजोनेंस कहा जाता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को कॉन्सोनेंस कहा जाता है, और रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को वैसे ही अलिट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती है। अब यहाँ पे देखिए वो आगे एजोनेंस की बात करता है। ठीक है, अब एलिट्रेशन के बाद वो एजोनेंस पे आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। एजोनेंस को देखिएगा, when two or more words close together in a life have same sounding vowels। ठीक है, वॉवल साउंड जब रिपीट होती है ना उसको एजोनेंस कहा जाता है। जस्ट लाइक गोइंग, गो, गो। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज, अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखें कॉन्सोनेंस क्या है इसके अंदर, ग साउंड, ठीक है, और व्हाट इज द वॉवल हियर, दोनों के साथ ओ लगा हुआ है, ये देखें तो, ठीक है। तो ये जो ओ साउंड है ना, ओ, गो, ओ, और अगेन गो, गोल्ड, तो दैट इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल, और इसको हम एजोनेंस कहते हैं। वी स्टैंड राउंड ब्लैंकी, देखें जी, कुछ समझ आ रही है? ठीक है, एन से पहले ए लगा हुआ है, स्टैंड राउंड ब्लैंकी, गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड, वॉवल्स राइज लाइक, इसमें आई जो है ना साउंड, ये वॉवल है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आई राइज लाइक, आई की आई साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द एजोनेंस। ठीक है, और ये एलिट्रेशन का ही वो होता है। अच्छा, सिशोरा क्या होता है, दैट इज द लाइन ब्रेक। ठीक है, क्या होता है, लाइन ब्रेक को हम सिशोरा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पॉज दे दें, जैसे हम पंक्चुएट कर दें, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द सिशोरा। दिस शोज द रीडर डाउन रीएनफोर्स सर्टेन मीनिंग। इन स्टैंजा 2 फॉर एग्जांपल द फर्स्ट लाइन हैज 2 सिशोरा, आ कॉमा एंड एंड। अभी मैंने पीछे आपको एक लाइन दिखाई थी जिसमें उसने ब्रेक्स दिए हुए थे लाइन को विद द कॉमास एंड 2 फुल स्टॉप्स। तो हम क्या कहते हैं, सिशोरा क्यों पोइट यूज करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा शी इज सो मच शॉक्ड, कि जब इंसान शॉक्ड होता है या बहुत ज्यादा वॉन्डर्ड होता है तो वो क्या करता है, वो अचानक से खामोश हो जाता है और फिर उसके पास अल्फाज शायद खत्म हो जाते हैं या जो भी। तो सिशोरा क्या होता है, एक कॉमा होता है, एक एंड फुल स्टॉपिंग, स्लोइंग इट राइट डाउन एज अ रीडर पॉज। ठीक, उसके बाद है एनजैम्पमेंट। Enjambment क्या होता है, when a line continues into the next with no pause, increasing momentum and keeping the sense. Every stanza has enjambment, but only stanza 3 and 5 have two line enjambment, the later moving on into final stanza. अब enjambment क्या होता है, पिछली लाइन में अभी बात खत्म नहीं हुई होती और अगली लाइन में चल पड़ती है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें, वो कहती है all night your mouth breath flicker among the pink roses, और फिर वो स्टॉप दे के कहती है I wake to listen। ठीक, तो ये क्या है, दैट इज द एनजैम्पमेंट। पिछली लाइन में बात पूरी नहीं हुई और अगली लाइन में जाके वो पूरी कर रही है।
फिर मेटाफर, मेटाफर कहते हैं दो ऑपोजिट चीजों को लेकिन उनके ट्रेट सेम हो, और वो अपने बच्चे को की जो फिजिक होती है, जैसे शुरू में ही वो उसको क्या कहती है, अ फैट गोल्ड वॉच, तो वो मेटाफोरिकली अपने बच्चे को फैट गोल्ड वॉच कहती है कि जैसे वॉच गोल मटोल सी है, इसी तरीके से मेरा बच्चा भी गोल्ड मटोल है। तो मेटाफर इज दो ऑपोजिट चीजें होती हैं लेकिन उनके ट्रेट सेम होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, उनकी फिजिक जो है होती है या उनको, हाँ उनकी फिजिक, ठीक है, उनका जो शेप होती है वो तकरीबन सेम होती है, उनके ट्रेट सेम होते हैं, ठीक। तो वो अपने बच्चे को कभी, और इन थर्ड स्टैंडर्ड द स्पीकर बिकम्स अ क्लाउड, वो माँ जो है वो क्लाउड, मेटाफोरिकली वो अपने आप को क्लाउड कहती है कि जैसे क्लाउड का एक साया होता है जमीन के ऊपर और लोगों के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, इसी तरीके से माँ का भी एक साया होता है जो कि उसके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज को ह्यूमन ट्रेट्स दे देना, पर्सोनिफाई कर देना, पर्सन से पर्सोनिफाई होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन ट्रेट्स, अब हम कहते हैं ना चांद जमीन पे उतर आया, तो हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, कि चांद तो जमीन पे नहीं उतर सकता, ये तो या तो कोई बर्ड या इंसान जमीन पे उतर सकता है, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आई, ठीक है, तो वो तो इंसान उतर सकता है, चांद तो जमीन पे, लेकिन हम क्या कहते हैं जब हम किसी खूबसूरत औरत को देखते हैं तो हम कहते हैं, शायर कहता है चांद जमीन पे उतर आया। अब यहाँ पे वो क्या कहती है, द विंडो स्केयर वाइटेंड एंड स्वेलो इट्स डल, अब स्वेलो जो है, वाइटेंड स्वेलो इट्स डल स्टार्स, स्वेलो तो इंसान करता है या कोई जानदार करता है, ठीक है, लेकिन वो स्वेलोज जो है दैट इज द पर्सोनिफिकेशन, कि जो विंडोज केयर है वो वाइटन हो जाता है और स्वेलो कर जाता है उस डल्स का। फिर सिमिली, सिमिली क्या होता है, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, एक जैसी चीजें दोनों, जैसे लाइक इसमें एज यूज होता है और लाइक यूज होता है, जहां पे भी लाइक और एज यूज होगा ना आप समझ लीजिएगा शी इज एज वाइट एज डव, तो ये सिमिली है, ठीक है। अब देखिए इससे कितने सिमिलीज यहाँ पे यूज किए हैं, आप इसका एक अलग से पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। राइज लाइक अ बलून, कितने सिमिलीज हो गए, ठीक। अच्छा, मॉर्निंग सॉन्ग जो है ये आपका, अब हम चलते हैं बेटा इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ, जो कि मैं आपको एक स्टूडेंट की शो करना चाह रही हूँ, जरा इसको देखिएगा, इसने बड़ी अच्छी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी थी, आप लोगों ने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं वो आप लिखिएगा जरूर, लेकिन मैं आप लोगों को शो करने जा रही हूँ। हो रही है शो क्रिटिकल एप्रिसिएशन?